तो नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 24/7। आज तारीख है 1 जून। प्यारे साथियों, आज के कुछ महत्वपूर्ण जीके जीएस के क्वेश्चंस को देखते हैं जो आपके आने वाले ऑल वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए प्यारे साथियों, क्वेश्चनों के एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो प्यारे साथियों, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? यानी कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि पानी में घुलनशील है। सबसे पहले हमें विटामिन के बारे में मालूम होना चाहिए। विटामिन क्या होते हैं? विटामिन हमारे जो मानव शरीर होता है उसमें पोषक तत्वों को पूरा करने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है उन्हें ही हम विटामिन कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन बी और सी, विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील विटामिन है। कौन कौन से विटामिन है प्यारे साथियों? विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? क्या क्वेश्चन था? वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन है प्यारे साथियों? तो विटामिन ए वसा में घुलनशील है, विटामिन डी वसा में घुलनशील है, विटामिन ई वसा में घुलनशील है, विटामिन के वसा में घुलनशील है। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सभी विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन है। प्यारे साथियों, कुछ विटामिन के रासायनिक नाम आपसे पूछ लिए जाते हैं तो वो रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछ लिया जाए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ए का प्यारे साथियों है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। अगर आपसे पूछ लिया जाए विटामिन बी का क्या है प्यारे साथियों, तो विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन सी का है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है प्यारे साथियों? एस्कॉर्बिक अम्ल। और अगर आपसे पूछ लिया जाए विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है प्यारे साथियों कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए विटामिन एफ का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन एफ का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन। अगर आपसे पूछ लिया जाए विटामिन ई का रासायनिक क्या नाम है, तो यह है टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। तो प्यारे साथियों, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, तो विटामिन बी प्लस सी पानी में घुलनशील है। वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में बात करें तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। अब आपसे पूछ लिया जाए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। और विटामिन एफ का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। और विटामिन ई का है टोकोफेरॉल। तो प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 10 की आधार पर जनगणना कब शुरू होती है? तो 10 की आधार का मतलब है प्यारे साथियों, प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना मतलब जनता की गणना कब शुरू होती है। तो प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना कब शुरू होती है? तो प्रत्येक 10 वर्ष में सन 1881 में जनगणना शुरू होती है। तो कब शुरू होती है प्यारे साथियों? सन 1881 में शुरू होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए 10 की जनगणना किसके द्वारा शुरू की गई, तो 10 की जनगणना शुरू की गई है प्यारे साथियों लॉर्ड रिपन के द्वारा। रिपन के द्वारा 10 की जनगणना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए, भारत में सर्वप्रथम जनगणना की शुरुआत कब हुई? तो भारत में सर्वप्रथम जनगणना की शुरुआत सन 1872 में हुई। तो सर्वप्रथम जनगणना कब हुई प्यारे साथियों? सर्वप्रथम जनगणना कब हुई? सर्वप्रथम जनगणना की शुरुआत हुई सन 1872 में। अब क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए सन 1872 में सर्वप्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में शुरू हुई, तो प्यारे साथियों लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारत में सर्वप्रथम जनगणना की शुरुआत की गई। तो 10 की आधार पर जनगणना की शुरुआत सन 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई। भारत में सर्वप्रथम जनगणना सन 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल पर शुरू हुई। प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में कुल सदस्य पूछ रहा है आपसे। तो लोक लेखा समिति में कुल सदस्य होते हैं प्यारे दोस्तों 22। कितने सदस्य होते हैं? कुल सदस्य होते हैं 22। कुल कितने सदस्य होते हैं? कुल होते हैं 22 सदस्य। अगर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इसमें कितने लोकसभा के सदस्य होते हैं तथा कितने राज्यसभा के सदस्य होते हैं, तो प्यारे साथियों लोकसभा के सदस्यों की संख्या होती है 15 और राज्यसभा के सदस्यों की प्यारे साथियों संख्या होती है 7। टोटल ये 22 हो जाते हैं। लोकसभा के सदस्य होते हैं 15, राज्यसभा के होते हैं 22।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्यारे साथियों, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष होता है। यानी संसद में एक नेता पक्ष होता है जिसकी सरकार होती है, और जिसकी सरकार नहीं होती है वो नेता प्रतिपक्ष होता है। तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष होता है। तो कौन होता है अध्यक्ष इसका प्यारे साथियों? नेता प्रतिपक्ष। विपक्ष का नेता यानी नेता प्रतिपक्ष इसका अध्यक्ष होता है। विपक्ष का नेता इसका अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे प्यारे साथियों पूछ लिया जाए, लोक लेखा समिति की स्थापना कब हुई? तो लोक लेखा समिति की स्थापना प्यारे साथियों कब हुई? यह स्थापना हुई है सन 1921 में। सन 1921 में लोक लेखा समिति की स्थापना हुई। इसका गठन हर साल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए, लोक लेखा समिति का क्या काम होता है? तो यह भारत सरकार के बजट में होने वाले सभी खर्चों का आकलन करती है। तो लोक लेखा समिति का क्या कार्य होता है? यह सरकार द्वारा किए गए सभी खर्चों का आकलन करती है तथा बजट में होने वाले सभी खर्चों का आकलन करती है। तो इसके कुल सदस्य होते हैं 22, लोकसभा के होते हैं 15, राज्यसभा के होते हैं 7। इसका अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है और इसकी स्थापना सन 1921 में होती है, और इसका कार्य सरकार द्वारा खर्च किए गए धन का आकलन करना होता है। चलिए प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो स्वराज पार्टी की स्थापना प्यारे साथियों कब हुई? सन 1923 में हुई। कब हुई प्यारे साथियों? सन 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो चितरंजन दास ने की, सीआर दास ने की। चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। तो सन 1923 में चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य स्वराज पार्टी का उद्देश्य था कि भारतीय लोगों को स्वशासन दिलाने की मांग करना। भारतीय लोगों को स्वशासन दिलाने की मांग करना स्वराज पार्टी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए, सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई? प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की। किसने की प्यारे साथियों? ज्योतिबा फुले ने। ज्योतिबा फुले जी के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई। तो स्वराज पार्टी की स्थापना सन 1923 में चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले ने। चलिए प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन के समय इंग्लैंड के पीएम कौन थे? क्वेश्चन पूछ रहा है, जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो इंग्लैंड के पीएम कौन थे? तो हमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कैबिनेट मिशन कब भारत आया। ये आया सन 24 मार्च 1946 को। 24 मार्च 1946 को आया। इस समय इंग्लैंड के पीएम थे सर क्लाइमेट एटली। कौन थे प्यारे साथियों पीएम इंग्लैंड के? क्लाइमेट एटली थे। क्लेमेंट एटली इंग्लैंड के पीएम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्रिप्स मिशन के समय इंग्लैंड के पीएम कौन थे? जिस प्रकार कैबिनेट मिशन के समय इंग्लैंड के पीएम क्लाइमेट एटली थे, उस समय उसी प्रकार क्रिप्स मिशन के समय इंग्लैंड के पीएम कौन थे? तो प्यारे साथियों, क्रिप्स मिशन के बारे में आपसे पूछ लिया जाए, क्रिप्स मिशन की स्थापना कब होती है? सन 1942 में। क्रिप्स मिशन कब आया? सन 1942 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, क्रिप्स मिशन के समय इंग्लैंड के पीएम कौन थे? तो क्रिप्स मिशन के समय इंग्लैंड के पीएम थे चर्चिल। आपसे क्रिप्स मिशन के समय इंग्लैंड के पीएम कौन थे? तो ये थे चर्चिल। क्रिप्स मिशन भारत में सन 1942 में आया। कैबिनेट मिशन भारत में सन 1946 में आया। इस समय इंग्लैंड के पीएम थे क्लाइमेट एटली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, क्रिप्स मिशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के द्वारा क्रिप्स मिशन की अध्यक्षता की जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो प्यारे साथियों, भारत के पहले वायसराय थे लॉर्ड कैनिन। लॉर्ड कैनिन भारत के पहले वायसराय थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिन। ये भारत के पहले वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के अगर पहले गवर्नर जनरल के बारे में बात किया जाए, गवर्नर जनरल के बारे में बात करें, तो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे
वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। तो भारत के पहले वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। और अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग। अगर आपसे पूछ लिया जाए बंगाल का पहले गवर्नर कौन थे, क्वेश्चन है बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे, तो बंगाल के प्यारे साथियों पहले गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे प्यारे साथियों, रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर थे। और भारत के पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग। भारत के पहले वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। चलिए प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किताबुल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है। तो किताबुल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, यह पुस्तक लिखी गई है अल बरूनी के द्वारा। किसके द्वारा प्यारे साथियों लिखी गई है, अल बरूनी के द्वारा। अल बरूनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है किताबुल हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए इब्न बतूता द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है, किसके द्वारा प्यारे साथियों, इब्न बतूता के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो ये प्यारे साथियों लिखी गई है रहेला बुक। रहेला बुक किसके द्वारा लिखी गई है, इब्न बतूता के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजतरंगिणी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, राजतरंगिणी बुक किसके द्वारा लिखी गई है, राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी प्यारे साथियों बुक लिखी गई है ये लिखी गई है कल्हड़ के द्वारा। बुक किसके द्वारा लिखी गई है, कल्हड़ के द्वारा। तो राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है, कल्हड़ के द्वारा। इब्न बतूता द्वारा पुस्तक कौन सी लिखी गई है, रहेला। किताबुल हिंद किसके द्वारा लिखी गई है, अल बरूनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये तीन पुस्तकें हो गई हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया। तो हमारे भारतीय संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान कब अपनाया गया, तो डेट याद रखिएगा प्यारे साथियों 24 जनवरी सन 1950 को। 24 जनवरी सन 1950 को हमारे भारतीय संविधान के द्वारा राष्ट्रगान अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे भारतीय संविधान के द्वारा संविधान की प्रस्तावना को कब पेश किया गया, तो प्रस्तावना को प्यारे साथियों अगर पेश करने की बात की जाए, प्रस्तावना को पेश कब किया गया, तो प्रस्तावना को पेश किया गया प्यारे साथियों 13 दिसंबर सन 1946 को पेश किया गया। कब पेश किया गया, 13 दिसंबर सन 1946 को भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पेश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लागू कब किया गया, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लागू कब किया गया प्यारे साथियों, ये लागू किया गया 12 जनवरी, ये लागू किया गया 22 जनवरी, ये लागू किया गया 22 जनवरी सन 1947 को लागू किया गया। कब साल लागू किया गया प्यारे साथियों, 22 जनवरी सन 1947 को। पेश कब किया गया, 13 दिसंबर सन 1946 को। और संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया, 24 जनवरी सन 1950 को। तो चलिए प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे प्यारे साथियों, गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। अगर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना क्यों की गई थी, तो यह भारत में सामाजिक राजनैतिक या भारत में सामाजिक राजनैतिक तथा व्यवहारिक यानी नैतिक मूल्यों के सामाजिक राजनीतिक तथा व्यवहारिक मूल्यों का विकास करने के लिए सर्वेंट ऑफ सोसाइटी इंडिया एक्ट की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। यह मूलतः गरीबों, बच्चों और महिलाओं के लिए इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए प्यारे साथियों कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो प्रार्थना समाज की स्थापना प्यारे साथियों किसके द्वारा की गई थी, एमजी रनाडे के द्वारा। प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी एमजी रनाडे के द्वारा। एमजी रनाडे के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी, जो कि भारत में सामाजिक, राजनीतिक तथा व्यवहारिक मूल्यों के विकास के लिए की गई थी। यह मुख्यतः गरीबों, महिलाओं तथा बच्चों के लिए इसकी स्थापना की गई थी। चलिए प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्फिग्नोमेनोमीटर का उपयोग किस लिए करते हैं, तो स्फिग्नोमेनोमीटर का उपयोग करते हैं ब्लड प्रेशर नापने में। तो मनुष्य शरीर में ब्लड प्रेशर यानी रक्तदाब नापने के लिए किस मशीन का प्रयोग करते हैं,
प्यारे साथियों स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। किस मशीन का प्रयोग करते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग मनुष्य के शरीर में रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऊंचाई नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? क्या है प्यारे साथियों? ऊंचाई नापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है प्यारे साथियों अल्टीमीटर का प्रयोग। किसका प्रयोग किया जाता है? अल्टीमीटर का यूज ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पूछ लिया जाए गहराई नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो गहराई नापने के लिए प्यारे साथियों यूज करते हैं फेदोमीटर। कौन? फेदोमीटर का प्रयोग, फेदोमीटर का प्रयोग ऊंचाई गहराई नापने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगर पूछ लिया जाए कि बैरोमीटर का उपयोग किस लिए करते हैं? तो वायु दाब नापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो वायु दाब नापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं, गहराई नापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग करते हैं, ऊंचाई नापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। स्फिग्नोमैनोमीटर का उपयोग रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर नापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम ज्ञानपीठ प्राइज का विजेता कौन है? तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार का विजेता कौन है? तो यह पुरस्कार मिला है जी शंकर कुरूप को। जी शंकर कुरूप को यह पुरस्कार मिला है। तो यह पुरस्कार जी शंकर कुरूप को प्यारे साथियों कब मिला? सन 1965 में मिला। सन 1965 में जी शंकर कुरूप को पहला पुरस्कार मिला। किस भाषा के लिए मिला प्यारे साथियों? मलयालम भाषा के लिए। मलयालम भाषा के लिए दिया गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए ज्ञानपीठ पुरस्कार, अगर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछ लिया जाए ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार कहाँ की शुरुआत कब हुई? सन 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई। अगर आपसे पूछ लिया जाए यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है प्यारे साथियों? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और मुख्यतः भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 8 जिसमें भाषा शामिल है उसमें दिया जाता है। तो किसमें दिया जाता है? भाषा के क्षेत्र में दिया जाता है, जो कि भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 8 में है। इसकी शुरुआत सन 1961 में हुई थी। यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, मुख्यतः भाषा के क्षेत्र में दिया जाता है, जो कि भारतीय संविधान के अनुसूची नंबर 8 में है। और प्रथम ज्ञानपीठ प्राइज का विजेता जी शंकर कुरूप है। इन्हें 1965 में प्रथम ज्ञानपीठ प्राइज मिला। किस भाषा के लिए मिला? मलयालम भाषा के लिए। चलिए प्यारे साथियों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है विश्व का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी किस देश में होती है? तो ये होती है प्यारे साथियों ब्राजील में। ब्राजील सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए विश्व का